ओके गाइस, वेलकम बैक टू पॉडकास्ट नंबर 33। और आज हम जो बात करेंगे ना, आज हम बात करेंगे मल्टीपल पर्सनालिटीज वाले बंदे से, जिसने कॉर्पोरेट भी देखा है, अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी भी स्टार्ट कर दी, एंड शी इज़ अ मदर एज वेल। एंड एंटरप्रेन्योर जर्नी के अंदर से वो उनसे काम नहीं करते। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो काउंसलर भी हैं, वो डांसर भी हैं, और वो एक मॉडल भी हैं। सो आज हम जो करने हम जो आज सीखेंगे ना यार, हम सीखेंगे हाउ डू शी मैनेज दीज ऑल थिंग्स टुगेदर इन 24 आवर्स। कि हम लोग ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं यार, मैं क्या काम करूँ, मैं ऑफिस भी देखूँ, मैं अपने घर भी देखूँ, बीइंग अ मदर मैं घर भी देखूँ, घर भी संभालूँ, और प्लस मैं आगे और काम भी करूँ। बट आई गेस इस बारी हमारे पास एक लर्निंग है, टू लर्न फ्रॉम डॉक्टर पूनम, कि हम किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रायोरिटी दे सकते हैं, कौन सी चीज़ को कब प्रायोरिटी देनी है, क्यों देनी है, और कैसे देनी है। तो आई गेस हम लोग उनसे बात करते आगे एंड उनसे हम समझते भी हैं। सो वेलकम डॉक्टर पूनम गर्ग। राधे राधे। राधे राधे, कैसे हो मैम? सर ठीक है। सो अभी आपने मेरे को सुन लिया, मैंने आपके बारे में जो मैं जब आपके बारे में स्टडी कर रहा था कि आपके पास आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, आप इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हो, आप मॉडल भी हो, आप मदर भी हो, राइट? एंड एंकर, काउंसलर, मल्टीपल थिंग्स, एंड अपना आप बिजनेस भी चलाते हो। सो हाउ डू यू गेट टाइम? इतना सारा टाइम कहाँ से मिलता है? मेरे पास तो नहीं होता। सर टाइम कभी किसी को मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज़। और मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे किड्स है। ओके। तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हुए भी मैं यहाँ पे मैं ये इस तरीके से मैनेज कर पाती हूँ। मेरे 3 फैक्टर्स है, 3 पी फैक्टर्स है जिसको मैं लेके चलती हूँ, व्हिच हेल्प मी टू मैनेज एवरीथिंग। फर्स्ट इज़ परफेक्ट प्लानिंग, सेकंड इज़ प्रायोरिटी बेसिस एंड द थर्ड इज़ पॉजिटिव थिंकिंग। तो मैं ये तीनों चीज़ को लेके चलती हूँ एंड अपने किड्स को और अपने घर को देखते हुए मैं इसको मैनेज करते हुए चलती हूँ। क्योंकि मेरा काम सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, मेरा काम प्रॉफिट अर्निंग के साथ लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को भी वर्क देना एंड साथ ही साथ एक मैसेज कन्वे करते रहना सोसाइटी में, जिससे कि मैं एक क्राइम फ्री इंडिया बना सकूँ। आई एम ऑल्सो रनिंग दैट मिशन। ये क्या है? ये तो कुछ नया आया है। Yeah, by changing the thought process of the people, I try to make a crime free India। क्योंकि मेरा मानना ये है कि लोगों की जो सोच होती है ना, वही उनको क्राइम करवाती है। अगर हम अपनी सोच को सही कर ले तो क्राइम्स अपने आप ही रिड्यूस हो जाएंगे। तो मैं ओके। अपने पेजेस के थ्रू, अपने इवेंट्स के थ्रू मैं कोई ना कोई मैसेज लेके आती हूँ सोसाइटी में देने के लिए, जिससे कि मैं क्राइम को कम कर सकूँ। ये जो मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने बोला था राधे राधे, ये भी मेरा एक मैसेज है। ओके। आई नेवर से हेलो हाय, चाहे फ़ोन में बात करो चाहे किसी से मिलो, मैं राधे राधे बोलती हूँ। आप राधे राधे बोलो, जय श्री राम बोलो, सत श्री अकाल बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो। पर आप ऐसी चीज़ बोलो जो आपके रूट्स को दर्शाती है। इंस्टेड हम्म। ऑफ फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर, हम अपने रूट्स को दर्शाएं, हम अपनी संस्कृति का प्रचार करें ना। हम करेक्ट। क्यों किसी और का प्रचार करें? वेस्टर्न कल्चर अपनाने में बुराई नहीं है, लेकिन आपने कभी किसी वेस्टर्न पर्सन को देखा है जो इंडियन कल्चर का प्रचार कर रहा है? बट आजकल के टाइम में काफ़ी फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में आके स्टे भी करते हैं, और जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं नाम भूल रहा हूँ उसकी संस्था का, जो रोड्स पे भी करते हैं, या अगर वाराणसी जाओगे आपको बहुत सारे वेस्टर्न लोग दिखेंगे जो राधे का, कृष्ण जी का जाप करते हैं। मैं आपको इसी में एक बात बोलना चाहूँगी, वो लोग संस्कृति का प्रचार नहीं कर रहे, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। जो चीज़ हमारी संस्कृति में अच्छी है, पॉजिटिव है, करेक्ट। उसको वो अडेप्ट कर रहे हैं, पर जो हमारे में नेगेटिव है वो उसको अडेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम्म। बट हम क्या अडेप्ट कर रहे हैं? जो उनकी नेगेटिविटी है, जैसे नशा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, हमने मॉडर्नाइजेशन का मतलब ही चेंज कर दिया। हम्म। मॉडर्नाइजेशन इज नॉट वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ऑल दैट। नो। या फिर आप अपने बड़ों से आर्ग्यू करो, अपने छोटों को मिसलीड करो या उनके साथ बर्ताव गलत करो, दैट इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है अपनी सोच को बड़ा करो। ठीक है, बिल्कुल। वेयर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। छोटे कपड़े पहनने में प्रॉब्लम नहीं है, बट आप सिचुएशन हम्म। के अकॉर्डिंग पहनो। ठीक है, नशा करके किसका बेनिफिट हुआ? टेल मी। किसी का भी किसी का नहीं। नुकसान ही होता है वो। आपके शरीर का नुकसान, पैसे का नुकसान दोनों होता है, और आपका परिवार भी टूटता है। तो बिल्कुल इट्स नो व्यूज। यूज। तो वो जो अपना रहे हैं ना, वो अपने बेनिफिट्स के लिए अपना रहे हैं। दे आर नॉट पॉपुलरिंग द cultures of ours, they are taking adapting things which will help them to grow। ग्रो, और मे बी ग्रो एंड एज वेल एज
जो उनको अच्छा करेगा। हाँ, जो उनको बेटर हम्म बनाएगा। हम्म अब एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ, आप कहीं भी फॉरेन कंट्री में चले जाओ, वहाँ पे आपको फर्स्ट लैंग्वेज क्या मिलेगी? इंग्लिश या उनकी लोकल उनकी जो लैंग्वेज, अपनी कंट्री की लैंग्वेज है, फ्रेंच दैट हो इज गई, द फर्स्ट स्पेनिश, लैंग्वेज, हाँ। ठीक है, बी इट इंग्लिश, स्पेनिश, कुछ भी, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर हर जगह फर्स्ट लैंग्वेज होती है इंग्लिश। आप कोई भी स्कूल में चले जाओ, फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, सेकंड में आएगा हिंदी, और उस स्टेट की जो लैंग्वेज होती है वो, जैसे करेक्ट। संस्कृत है, बंगाली है, पंजाबी, उर्दू, जो भी। तो हम अपनी लैंग्वेज से ज्यादा मायने दे रहे फॉरेनर्स के लैंग्वेज को, पर क्योंकि कहीं भी उस आप ये चीज नहीं देख पाओगे। क्योंकि बट उसमें एक चीज़ है ना, पूनम जी, अगर मैं बात करूँ, हमारा जो अर्निंग के सोर्स हैं, राइट, अर्निंग के सोर्स से मतलब है कि अगर ये, जो मुझे लगता है क्यों गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ज़्यादा अगर प्रमोट किया हुआ है फर्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज हैं। इस टाइम में 28 लैंग्वेजेस के आसपास है जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। राइट। और इंग्लिश को उन्होंने इसलिए मैंडेटरी किया हुआ है क्योंकि हमें जो बीपीओज हैं, जो बाहर से बिजनेस आते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको इंग्लिश किया गया। अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम उसको नहीं लेते यहाँ पे, तो हम वो वाला जो अर्निंग पार्ट है हमारी लाइफस्टाइल के अंदर इकोनॉमिकली, वो हमारे लाइफस्टाइल को पीछे कर सकता है। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है इस चीज़ में। बट अगर आप एक तरीके से देखिए, हम्म तो आज जो फॉरेनर्स है, ठीक है, हम्म जो भी दूसरे कंट्री से, विदेश बोल सकते हैं हम, तो क्या चाइनीज भाषा सबको आती है? नहीं नहीं आती है। स्पेनिश सबको आती है? नहीं। नहीं आती है। लेकिन वो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं ना सबके साथ, और चाहे वो 40%, इंडियंस, 40% है वो। वो इंडियंस के साथ करे चाहे दूसरे कंट्रीज के साथ करे, वो हम्म कर रहे हैं बिजनेस विदाउट नोइंग देयर लोकल लैंग्वेज, ठीक है। हम्म तो मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश हटा दो, इंग्लिश रखिए, बट नॉट एज अ फर्स्ट फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक लैंग्वेज, है। ट्रू। जैसे अगर हमारा नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, हिंदी। अगर आप जैसे नेशनल एंथियम, नेशनल बर्ड देखो, तो वैसे नेशनल लैंग्वेज हमारी हिंदी है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑल्सो। बट हम्म हमने हर जगह प्रायोरिटी दे रखी है इंग्लिश एज अ इंग्लिश को। फर्स्ट लैंग्वेज। मैं आपको इंग्लिश रखने मना नहीं कर रही हूँ, उसको हम्म सीखने मना नहीं कर रही हूँ, पर उसको एज अ फर्स्ट लैंग्वेज मत रखिए, हम उसको एज अ सेकेंड लैंग्वेज रख सकते हैं। जैसे इंग्लिश और हिंदी प्रायोरिटी रहती है ऑल ओवर द इंडिया, हर करेक्ट, स्कूलों हाँ, में, बिल्कुल एग्री। ठीक है, पर हम इंग्लिश को फर्स्ट रखते हैं, हिंदी को सेकेंड रखते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन डू वाइस वर्सा, सो दैट हम्म वी कैन प्रमोट आवर ओन मदर और टंग, मर्टन, ट्रू। ठीक है। आज के दिन अगर आप आज की जनरेशन के पास जाइए, दे आर हम्म नॉट कंफर्टेबल इन राइटिंग हिंदी। बिकॉज उनको आती ही नहीं। उनको आती ही नहीं है, उनको उनको आती ही प्रॉपर नहीं हिंदी है। बोलनी नहीं आती है, उनको लिखनी नहीं आती है, बिकॉज इट इज अ सेकेंड लैंग्वेज, वी आर नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू इट। हम क्या बोलते हैं स्कूल में भी, हम बोलते हैं इंग्लिश में बात करो, हम्म डू कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, घर में आप इंग्लिश में बात करो ताकि आपकी वो इम्प्रूव हो। क्या हमें अपनी मदर टंग इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। तो हम, हमें उसको प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर बात हाँ, करूँ कॉर्पोरेट्स में भी, जैसे आप कॉर्पोरेट्स में मेंटोरशिप एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी आप टॉपिक राइट। आप करते हो। जब आप उसमें भी करते हो, तो क्या उधर ये वाला टॉपिक नहीं आता अबाउट, जब मेंटोरशिप एंड डेवलप प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग सेमिनार्स लेते हैं, क्या वहाँ पे ये टॉपिक उठता है क्या कभी? उठता है, मैं आपको बताऊं कैसे। मैं हम्म अभी रिसेंटली एक सेमिनार अटेंड करके आई थी परी फाउंडेशन का, इन दिस ओके। मंथ ओनली, ठीक है। वहां पे बहुत से लोग ऐसे थे हु डजंट नोज इंग्लिश, ओह। ठीक है। क्योंकि अब हम इंग्लिश जानते हैं, हमारी बाद वाली जनरेशन जानती है, पर हमारे पहले की जो जनरेशन थी, दे वर नॉट ऑल अवेयर ऑफ द लैंग्वेज इंग्लिश। उस समय हिंदी मीडियम्स भी चलते थे, तो बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी जानते पर इंग्लिश नहीं समझ पाते या उतना बिल्कुल। फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं। तो जब आप फ्लुएंटली बोल नहीं सकते तो आप फ्लुएंटली समझोगे कैसे स्पीच के नहीं अंदर, समझोगे। ठीक है ना। अब वहां पे जब हम गए थे, तो देयर आर मेनी पीपल हु वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या बोला जा रहा है माइक में, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में बोला जा रहा था। तो फिर एक जन ने आवाज उठाई वहां पे, हम्म उसने बोला कि क्या आप इसी चीज को हिंदी में कर सकते हो ताकि हम सबको समझने में इजी हो जाए। तो आप ये देखिए हमारी रिक्वायरमेंट है। हम्म आज हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हर जगह देखते हैं सब इंग्लिश में बोल रहे हैं, बिल्कुल। आपस में भले ही हिंदी में बोल रहे होंगे पर स्टेज पे आके इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में क्यों? चलती है। क्योंकि लोगों को लगता है कि जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हमारी वैल्यू होगी, हम हम्म हिंदी में बोलेंगे तो हमें कम आका जाएगा, करेक्ट। हमारी हाँ, वैल्यू उतनी बिल्कुल। नहीं होगी, लोग सोचेंगे वी आर उसको नॉट, स्टैंडर्डाइज मानते हैं कि अगर इंग्लिश बोलेगा तो स्टैंडर्डाइज, हिंदी बोलेगा हाँ तो यार, स्टैंडर्ड ही नहीं कि है। हम स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं व्हेन वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। और साथ में ये भी बोलते हैं कि जब हम इंग्लिश में बोल रहे हैं ना, तो बोलते हैं हम एडुकेटेड है, अदरवाइज हम इलिटरेट कहलाते हैं, ठीक है। लोगों हम्म की सोच वही बन गई, मान्यता वही बन गई है। तो बिल्कुल। इसीलिए हम स्टेज पे जब भी होते हैं वी स्पीक इन इंग्लिश, वी ट्राई टू डू दैट, जिसको नहीं आता वो भी यही कोशिश करता है, और उस चक्कर में वो एक्चुअल में अपनी बात समझा नहीं पाता है।
और वहीं पे कंफ्यूज, या फिर वो हाँ वहीं पे उसको ऐसा लगता है कि यार मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और बोल क्या बोल रहा क्या हूँ। रहा हूँ, वो दोनों अलग हो जाते हैं। यस। तो मतलब ही कुछ और मत निकल और जाता है। लोगों तक एक्चुअली इसकी बात पहुंच ही नहीं पाती है। तो ये चीज हम्म। आती है प्रॉब्लम। और जिनको नहीं आता है ना इंग्लिश में बोलने में, वो स्टेज पे चढ़ने से हिचकिचाते भी है इस चलते। वो फिर वो स्टेज फेयर हो ही जाएगा हाँ ऑटोमेटिकली, और अब उसको कर ही नहीं अब पाएगा वो। ऑडियंस के अंदर ये, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया परी फाउंडेशन वाला, लेकिन आप इन जनरल देखेंगे तो ऑडियंस के अंदर बहुत लोग नहीं समझ पा रहे, पर वो चुप रहते हैं। क्यों? हम्म। डर से कि लोग उनके बारे में गलत सोचने लगेंगे। फियर होता है ना, ये तो हाँ। एक बार ही बोला, दो बार ही बोलेंगे और तो सिर्फ फियर हो जाएगा, वो बोल ही नहीं पाएंगे कभी। और वो ऐसे जाहिर करते हैं हाँ उनको कुछ समझ में आ रहा है, जबकि अंदर सब कुछ ब्लैंक है। हो सकता है। होता है। तो अगर हम्म। हम ये चीज करें तो हम जो बातें लोगों को समझाना चाह रहे हैं, चाहे कोई सेमिनार हो, चाहे कॉर्पोरेट इवेंट हो, चाहे पर्सनल इवेंट हो, कुछ भी हो, तो उसके अंदर जब हम दोनों लैंग्वेज रखें, हिंदी और इंग्लिश को, तो क्या होगा, लोगों के लिए समझना भी इजी होगा, समझाना भी इजी होगा। समझाना भी इजी तो होगा। ये जो हमारी मानसिक धारणा है कि हिंदी बोलने वाले अनकल्चर्ड या इलिटरेट होते, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। और इसको चेंज टोटली तभी हो सकता है जब हम इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज से हटा के हिंदी को हिंदी फर्स्ट कर देंगे। लैंग्वेज रखें। जब हम अपने देश में हर जगह प्रायोरिटी में हिंदी रखेंगे, अपने मदर टंग को, तभी तो ये चीज लोगों को समझ में आएगी। और देखिए हिंदी जो है वो ऑल ओवर इंडिया में चलती है। बट नहीं, मैं ऐसे थोड़ा सा है कि क्योंकि अगर आप जाओगे साउथ में, साउथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि वो कह रहे हैं हम हिंदी नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे तो कोई बात हाँ, नहीं ना। आप मराठी भी इस टाइम पे हिंदी के अगेंस्ट है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वो भी अपनी लैंग्वेज, वो जो नॉर्थ लोकल। ईस्ट में नहीं है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में में नहीं है। अपनी लोकल बिकॉज लैंग्वेज, हाँ। मैं खुद नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करती हूँ। आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन कोलकाता। हम्म। तो आई नो नॉर्थ ईस्ट में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये साउथ में है। आई एग्री करेक्ट। विद दैट। तो साउथ में वाले भी अभी इसलिए इसके अगेंस्ट है बिकॉज उनको हर जगह इंग्लिश प्रायोरिटी दिख रही है, इसलिए वो अगेंस्ट है। जब हिंदी अपने आप प्रायोरिटी में आएगी तो उनका भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज तो दे विल मतलब ये तो ऑल्सो हम उनके ऊपर गेट थोप इंटरेस्ट। रहे हैं ना फिर तो, कि आपको करना ही पड़ेगा। देखिए हर जगह की जो स्टेट लैंग्वेज है दैट इज डिफरेंट। दैट इज नॉट हम्म। हिंदी। ऑल ओवर इंडिया में स्टेट लैंग्वेज अलग अलग है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा 28 लैंग्वेजेस है। हाँ, ठीक बिल्कुल। है। तो 28 लैंग्वेजेस तो हम फर्स्ट लैंग्वेज में रख नहीं सकते ऑब्वियसली। पर हम्म। जो स्टेट लैंग्वेज होती है वो हरदम थर्ड लैंग्वेज में आती है स्कूलों के अंदर। तो हम उसको पढ़ने से किसी को रोक नहीं रहे। वी आर गिविंग द ऑप्शन, जो पढ़ना चाहता है पढ़े। आज जो साउथ इंडियंस हैं उनको प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हिंदी को सेकेंड लैंग्वेज रखा गया है और जो स्टेट लैंग्वेज है उसको थर्ड रखा गया है, इसीलिए उनको प्रॉब्लम है। पर जब हम हिंदी को फर्स्ट रखेंगे और इंग्लिश को सेकंड रखेंगे और स्टेट लैंग्वेज को थर्ड रखेंगे ना, तो वो प्रॉब्लम को नहीं क्रिएट करेंगे। वो समझेंगे कि हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। बीइंग एन इंडियन वी हैव टू लर्न इट। अब एक बात बताइए, जो नेशनल हम्म। एंथम है वो किस लैंग्वेज में? वो तो 28 की 28 लैंग्वेज में। नहीं, वो जो अब तो एक्चुअली कन्वर्ट गाई हो गया। जाती है हाँ, कन्वर्ट हुई है, बट वो ओरिजिनल किस लैंग्वेज में? वो तो बंगाली में है वंदे ओरिजिनल। मातरम जो है वो बंगाली में। हाँ, ठीक है, लेकिन जन गण मन बंगाली में नहीं है ओरिजिनली। वो तो हिंदी में वो ही है। हिंदी में है। जो हाँ। जन गण मन है वो हिंदी में ही है। हम्म। पर किसी ने आज तक ऑब्जेक्शन किया कि ये हिंदी में क्यों है? क्योंकि हर किसी की लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो जाता है एंड वो बोला जाता है। राइट। क्योंकि नॉर्थ इंडिया दिल्ली से बोला जाता है, तो शायद इसलिए भी, अगर यही हमारी कैपिटल अगर हैदराबाद होती या तो बैंगलोर बस होती अब आपका तो वहां आंसर से मिल आते गया हैं। कि हिंदी को हम फर्स्ट लैंग्वेज बनाए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि क्यों नहीं कर जब रहे? दिल्ली से आप, हम्म। दिल्ली से हम साउथ को नहीं बना सकते नेशनल लैंग्वेज। तो ठीक है। अगेन वहां से ये काउंटर आएगा ना मैम कि ये एक आप आपका आप साउथ एरिया के लिए सिर्फ बोल रहे हो, सिर्फ साउथ मैं इंडिया के लिए बोल रहे हो। नहीं, मैं एक्चुअली मेरा क्या है ना, अभी जैसे अगर मराठी के ऊपर आप जाओ, हम्म, लोगों ने बहुत ज्यादा, अगर आप देखो कि महाराष्ट्र में तो मराठी ही बोलो, हम्म, है ना। वो हिंदी के अगेंस्ट है। वहां पे लोगों ने बोला कि मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में हिंदी चलती है, मैं हिंदी बोलूंगा। उन लोगों ने उसको मारा है इस चीज पे। तो वो कह रहे बट नहीं, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र बोला, तो ऐसे तो फिर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अगर हम इस तरीके से रखें तो उनको भी सीखनी पड़ेगी, वो बिजनेस नहीं कर अब पाएगा फिर आप एक तो। चीज देखो, आप है ना जाइए कलकत्ता में, वेस्ट हम्म। बंगाल में, वहां पे आपको ज्यादातर बंगाली मिलेगी। मिलेंगे, ठीक हाँ। है। लेकिन क्या वो लोग ये बोलते हैं कि हम बंगाली बोल रहे हैं तो सबको बंगाली सीखनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा डिमांड नहीं होता है। हम्म। जिसको हिंदी बोलना है हिंदी बोलो, जिसको बंगाली बोलना है बंगाली बोलो, जिसको इंग्लिश बोलना है इंग्लिश बोलो। दे हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग। ठीक करेक्ट। है। ट्रू। ऐसी पंजाबीज होते हैं जो आपको नॉर्थ इंडिया में ज्यादा पंजाबीज मिलेंगे। मिलेंगे। ठीक है। लेकिन क्या पंजाबीज की लैंग्वेज हिंदी नहीं है? उनकी मदर टंग। लेकिन वो पंजाबी बोलते हैं पर वो हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी हाँ। बोलते हैं।
और वो किसी को ये नहीं कहते कि सबको पंजाबी ही बोलनी पड़ेगी पूरे बिल्कुल। नॉर्थ इंडियंस को। तो साउथ इंडिया वाले जो ये ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज नॉट रेलिवेंट एक्चुअली। अगर ओके। आप ऑल ओवर देखा जाए तो इट्स नॉट रेलिवेंट। हाँ। जो हमारा नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, इसलिए हम हिंदी को फर्स्ट रखना चाह रहे हैं, ठीक है। और स्टेट लैंग्वेज को हम हर स्टेट के अकॉर्डिंगली एज अ थर्ड लैंग्वेज इन द स्कूल में देते हैं प्रायोरिटी। तो उसमें ऑप्शन होता है आपके पास, आप कौन सा चूज करो कौन सा नहीं। तो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो इन योर मदर टंग, चूज इट, वी आर नॉट बिल्कुल स्टॉपिंग यू। बिल्कुल संस्कृत भी है थर्ड लैंग्वेज बहुत जगह बिल्कुल, पर जहाँ पे यूपी में आगे है। संस्कृत है। लेकिन आप मेरे को प्रैक्टिकली बताइए कि आज डेली यूज में संस्कृत कितने लोग बोलते हैं? कोई नहीं 1% बोलता भी है, नहीं है। लेकिन है ना स्कूलों में। तो हम आपको रोक थोड़ी ना रहे सीखने से, सीखिए ना। ट्रू। पर हम नेशनल लैंग्वेज तो एक कॉमन ही रख सकते हैं ना। हम वो कैसे रख रखनी सकते हैं चाहिए। नेशनल लैंग्वेज, हम कैसे रख सकते हैं तेलुगु या मराठी या बंगाली या पंजाबी, हम ऐसे नहीं रख सकते स्टेट वाइज। हम्म। तो इसलिए हमें नेशनल लैंग्वेज तो एक ही रखनी पड़ेगी जो ऑल ओवर इंडिया चलती है। ऑल ओवर इंडिया हिंदी चलती है। तो अगर हम बात करें कॉर्पोरेट्स के अंदर ही, राइट, सो आगे हम जब डिस्कशन कर रहे थे इसमें, तो व्हेन यू गिव अ मेंटोरशिप टू पीपल, तो क्या आपको लगता है कि कॉर्पोरेट के जितने प्रोफेशनल्स हैं उनको साइड हसल या करियर चेंज करने में एक झिझक होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, या वो लोग क्यों नहीं कर पाते अपने आप को उस विशेष सर्कल से क्यों नहीं निकाल पाते अपनी? देखिए उसके पीछे ना पर्सन टू पर्सन वैरी करता है मैटर। बट मैं कॉमन फैक्टर्स को यहाँ पे बताना हम्म। चाहूंगी। सबसे पहला क्या होता है ना, ये चीज जनरली आती है एट द एज ऑफ 40s। ओके। ठीक है, 40s के एज में आके लोगों को लगता है कि जिस फील्ड में वो वर्क कर रहे हैं दैट इज नॉट एक्चुअली द सुटेबल फील्ड फॉर देम। तब जाके उनको रियलाइज होता है कि उनके इंटरेस्ट का फील्ड कुछ और है। क्योंकि तब तक उनका मोटो रहता है सिर्फ अर्निंग करना, हम्म। अपने पैरों पे खड़ा होना, अर्निंग करना, सेट होना शादी वादी करके। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अर्निंग सोर्स निकालना पड़ता है। उसके लिए हमें जो काम मिल रहा होता है हम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। हम अपने पैशन को नहीं देखते, हम अपने इंटरेस्ट को नहीं देखते। पर जब एट द एज ऑफ 40s इंसान आता है, अपनी आधी जिंदगी गुजार चुका होता है, तो उस समय उसको रियलाइज होता है हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं। जिस काम को हम कर रहे हैं क्या हमें उससे खुशी मिल रही है? नहीं मिल रही है। हम बस करते जा रहे हैं रोबोटिकली, एज अ मशीन हम करते जा रहे हैं। क्योंकि हमने तो कभी ये चीज़ देखा ही नहीं कि हमें क्या पसंद है, हमारा दिल क्या चाहता है। हमने जज ही नहीं किया इसको। हमने सिर्फ ये देखा हमें पैसे कहाँ से मिल रहे, और हम उस तरफ मूव ऑन कर गए। ट्रू। पर जब एट द एज ऑफ 40 जब हम खुद के लिए सोचना शुरू करते हैं ना, तब हमें ये चीज़ का रियलाइज होता है। अब उस समय उनके सामने सबसे बड़ा हर्डल क्या आता है कि अगर वो अपने पैशन को चूज करे तो क्या वो सक्सेसफुल होंगे? हम्म। क्या घर वाले उनको कोऑपरेट करेंगे? उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे? उनके फ्रेंड्स, उनके आसपास के लोग उस चीज़ में उनका सपोर्ट करेंगे? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको आता है, और उस समय बिल्कुल। वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, हाउ टू मूव, हम्म। वेयर टू मूव। ट्रू। उस समय वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उस समय उनको जरूरत है एक ऐसे मेंटर की जो उनको गाइड करे और उनको एक सही ट्रैक दिखाए कि हम्म। किस तरफ मूव करना है, जिसमें आपका दिल भी रेडी है, और आप किस तरीके से मूव करो जिससे कि आपको सबका सपोर्ट और कोऑपरेशन मिले। उनके माइंड को, एक सोच को स्टेबल बनाने के लिए, एक लाइन पे लाने के लिए एक प्रॉपर मेंटर की जरूरत होती है। ट्रू। और ये मेंटरिंग लेने में लोग हिचकिचाते हैं, हाँ, क्योंकि उनको लगता बहुत है, हाँ, हिचकिचाते हैं। क्यों? उनको ये फील होता है कि अगर हम मेंटर के पास जाएंगे ना, लोग हमें पागल समझेंगे। ऐसे उड़ना होता है। हमें पागल समझेंगे क्योंकि हमारी जो सोच है ना बड़ी अजीब है। अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं देन यू आर मेंटली नॉट कैपेबल ऑफ एनीथिंग। आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, लोगों का ये सोच है। पर साइकेट्रिस्ट आपकी वो काम नहीं करता है। वो पागल को ठीक करने का काम नहीं है साइकेट्रिस्ट का। साइकेट्रिस्ट का काम है आपकी सोच को ठीक करने का। हम्म। अब किसी की होती है नेगेटिव सोच, उसकी सोच नेगेटिव से पॉजिटिव टर्न करना साइकेट्रिस्ट का काम है। उसकी सोच को राइट ट्रैक देना साइकेट्रिस्ट का काम है। ये पागल को नॉर्मल बनाना नहीं है। हम्म। पर लोगों का दिमाग ऐसे ही चलता है, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, अच्छा ये तो पागल पागल है। हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो उनको पता ही नहीं ना कि एक्चुअली साइकिल करता हाँ, क्या है। तो यही जो काउंसलर होता है, काउंसलर बहुत तरह के होते हैं। काउंसलर होता है बिजनेस काउंसलर, हम्म। जॉब काउंसलर, फैमिली काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर, बहुत तरह के होते हैं। वो अलग अलग फील्ड में जो स्पेशलाइज कर रखे होते हैं ना उसके करेक्ट। अकॉर्डिंग होते हैं। अब इसके लिए आपको जाना पड़ता है कैरियर काउंसलर के पास।
तो वो ओके, आपको सही तरीके से गाइड करता है और सही ट्रैक पे ले जाता है। करेक्ट। ये क्योंकि ये तो आई गेस हर कोई रिफ्लेक्ट करता है इसके ऊपर कि हाँ हर जी। किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं, हर कोई कि मैं साइड हसल करूँ कि ना करूँ। सो अगर लेट्स सपोज किसी ने कर भी दिया, हम्म। सो हाउ डज पूनम गर्ग स्टोरी रिफ्लेक्ट्स ऑन द ग्रेट रेजिग्नेशन? कि ये क्या आपने ग्रेट रेजिग्नेशन क्या है आपके आपके हिसाब से? अगर कोई बंदा आपके पास आता है कि मेरे को रिजाइन करना है, तो उसके हिसाब से आप कहते हो ग्रेट रेजिग्नेशन क्यों? अगर कोई मेरे पास आता है क्या पूछने के लिए? कि मेरे को रिजाइन करना है, बट वो हाँ, अभी कर तो रहा है या नहीं। पहले सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी उसको हम्म। रिजाइन किस लिए करना है। हम्म। व्हाट इज द रीजन फॉर रिजाइनिंग? उसके पीछे का कारण क्या है? सेकेंडली, अगर वो रिजाइन करना चाहता है तो वो क्या चीज में इंटरेस्टेड है आगे। हम्म। सबसे पहले क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रू। तो क्लैरिटी तभी आती है, रीजन फॉर स्किपिंग द थिंग विच यू आर डूइंग एंड रीजन फॉर मूविंग टूवर्ड्स द थिंग विच यू आर प्लानिंग। हम्म। दोनों चीज का आंसर आपके पास जब तक क्लियर नहीं होगा, यू कांट मूव फॉरवर्ड। एंड वी कांट। उसमें समझदारी भी नहीं है रिजाइन करने में जब तक यू आर नॉट क्लियर विद द थॉट्स। तो सबसे हम्म। पहले मैं उसके ये दो क्वेश्चन का आंसर क्लियरली समझने की कोशिश करती हूँ और उसको समझाने की। अगर ये दो चीज हम समझ लें तो द थिंग्स बिकम वेरी इजी। आई गेस यहाँ पे हमें बहुत लोगों के सवाल भी होंगे यार कि चीज़ों को कैसे समझें, क्योंकि लोग कई जगह पे कंफ्यूज, जैसे अभी अपने काउंसलर की जरूरत यहीं पे आती है हाँ जी। कि लोग क्या सोचना है और कब समझना है और कब उसको आगे लेके जाना है, राइट? ये जब आपको कंफ्यूजन फील होने लगे, जब आप कोई चीज कर रहे हो और हम्म। आपको लगता है मुझे इस चीज को छोड़ के दूसरी चीज में जाना चाहिए, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहला पॉइंट तभी क्वेश्चन आ जाता है कि हमें काउंसलर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि हम खुद हम्म। डिसाइड नहीं कर पा रहे, वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। करेक्ट। जब आप खुद डिसाइड कर पाओगे ना, तो जो दो क्वेश्चन मैंने राइज किए थे पहले, उसका आंसर आपके पास होगा। ट्रू। जब आप ये दोनों चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तभी आप काउंसलर के पास जाओगे। और एक मैं बहुत अच्छी टिप यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ जो हर एक बंदे को हेल्प करेगी इस क्वेश्चन का आंसर डिसाइड करने में, बिना किसी काउंसलर के पास गए। चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, मेल हो फीमेल हो। ये मैंने अपने गुरु से सीखा था। जब आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, टेक अ पेपर, मेक अ कॉलम। एक तरफ आप लिखिए आप क्या करना चाह रहे हो, एक तरफ आप लिखिए क्या छोड़ना चाह रहे हो, और उसके नीचे दो सब कॉलम्स बनाइए। जो आप करना चाह रहे हो उसके नीचे के जो दो सब कॉलम होंगे उसमें आप लिखिए उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। आप बिना जज किए कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रही हूँ, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनकर सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं एक एंटरप्रेनर हूँ सपोज, तो मैं ये लिख रही हूँ कि मैं एक एंटरप्रेनर हूँ और इसको काम को करने से मुझे ये बेनिफिट्स होते हैं और ये लॉस होते हैं, हम्म। दो कॉलम। अब मैं बनना चाहती हूँ एक एंटरप्रेन्योर से एक प्रोफेसर, ठीक है, हम्म। तो मैं प्रोफेसर के नीचे के दो कॉलम्स में लिखूंगी, एक में कि वो बनने से मुझे क्या बेनिफिट्स हो रहे और क्या लॉस हो रहे। जब आप ये लिख लो, बहुत शांत दिमाग से लिखो, एंड देन यू स्टडी इट, किसके बेनिफिट्स ज्यादा है और लॉसेस कम है, इट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर। ये तो मिल जाएगा, ये तो पूरा स्लॉट एनालाइज हो गया कि हाँ। आप कैसे क्या करना है। बट इसमें एक क्वेश्चन आता है, आपने अपने जो स्किल्स हैं, इतने सारे लिस्ट आपके स्किल्स की, तब आपने कैसे चूज किया कि आपको ये चीजें करनी है? आपको एंटरप्रेन्योर भी जाना है, आपको मॉडलिंग के लिए भी जाना है, आपको डांसर भी जाना है, मतलब लिस्ट तो बहुत सारी है, इवेंट के लिए भी अ, जाना है। हाउ डिड यू चूज इट? अगर देखा जाए मेरी चाइल्डहुड जर्नी से, हम्म। तो मेरे चाइल्डहुड का एम कुछ और ही था। अच्छा। ठीक है। जो एज अ किड मेरा एम था, हम्म। बहुत क्रिस्टल क्लियर था, और वो दोनों मेरे पैशन के ऊपर था। ओके। दो एम था मेरा, दोनों मेरे पैशन के ऊपर था, एंड एवरीबडी न्यू कि मेरा क्या पैशन है, मेरा क्या एम है इन फ्यूचर। बट बिकॉज ऑफ द फैमिली सर्कमस्टेंसेस, उनकी सोच, आप जानते हो कि पहले वालों की सोच जो थी वो अलग थी। काफी मतलब दकियानुसी थी। हम्म। ठीक है, इतनी इतनी प्रिविलेजेस नहीं थी, इतने फ्रीडम्स नहीं थे फीमेल्स को, और उस समय इन चीज़ों को इतनी मान्यता नहीं दी जाती थी। समझो आप डांसिंग है, मॉडलिंग है, इन सब चीज़ों को इतनी मान्यता नहीं दी जाती थी, इसको गलत तरीके से लिया जाता था। बिल्कुल। और ना इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आते, हडल्स आते, स्ट्रगल्स आते, उसको लेके भी एक कारण था कि इसके बारे में हमारी सोच अच्छी नहीं थी। ओके। और है ना, कोई भी अच्छे घर के पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका बच्चा इस लाइन में जाए। हम्म। तो उस चलते भी कोई रीजन था, बिकॉज मेरी चाइल्डहुड एम थे
बीइंग अ डांसर एंड अ डॉक्टर ओह एंड अ ओके डॉक्टर। तो ये 2 एम थे। डॉक्टरी नहीं करने देने का रीज़न ये था कि उस समय डॉक्टरी करने के लिए जिस एज तक पढ़ाई करनी पड़ती थी, उस एज तक लड़कियों को कुँवारा नहीं रखते थे हम, शादी कर देते थे। तो उनको ये लगता था कि अगर इसकी शादी कर देंगे तो ये डॉक्टर का एम पूरा नहीं कर पाएगी, तो वो कहीं न कहीं इसको अंदर ही अंदर हर्ट करेगा और वो कहीं न कहीं इसकी फैमिली में इसका निकलेगा, क्योंकि उसको लगेगा इसी कारण से मैं नहीं कर पाई। नहीं कर पाई। इसीलिए तो वो मतलब अनवांटेडली भी निकलेगा कहीं न कहीं। इसीलिए वो नहीं चाहते थे। पर क्योंकि मुझे डॉक्टरी नहीं करने मिली, पर मैं अपने पैशन को कभी रोकी नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो गिर के हार मान जाती है या रुक जाती है। मेरा मानना है कि जितनी बार आप गिरो, उतनी बार और ज़्यादा जोश से उठो। क्या बात। ओके। मेरी फितरत नहीं है हम्म। गिर के रुकने की या रुक के आगे ना बढ़ने की। मेरी फितरत है जितनी बार गिरो उतनी बार उठ के और डबल जोश के साथ आगे बढ़ो। तभी आप आई गेस तभी तो इसमें लिस्ट बनती जा रही हाँ है जी, कि और इस क्या क्या आ रहा है इसमें मल्टीपल तो रोल्स लिस्ट में। जो है वो सारी है भी नहीं। अच्छा। जब मुझे समझ में आ गया था मुझे डॉक्टर नहीं बनने मिलेगा, तो आई हैवंट लेफ्ट दैट पैशन। मैंने एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बनी मैं, अच्छा। प्राणिक हीलर बनी मैं, और मैंने समाज में अपनी इस कलाओं का से सेवा भी की लोगों की। वेरी गुड। और ओके। मतलब मैंने कभी इसको एज अ प्रोफेशन नहीं लिया था, कैसे कभी इसको एज अ अर्निंग सोर्स नहीं बनाया था। मैंने इसको सेवा के भाव से लिया था और मैंने इससे बहुत लोगों की सेवा की और आज भी मुझे उनकी दुआएं मिलती है। मुझे स्टेज पे सम्मान किया गया उस चीज़ों के लिए, मेरे न्यूज़पेपर्स में आया। वो जो एक फीलिंग होती है ना, वो एक अलग फीलिंग होती है, वो कितना भी कमा लो आप उससे नहीं मिलती है। नहीं मिली। ये तो इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब ये आप तो एक बात उससे सोचो, ऊपर ही है। कोई इंसान मरते वक्त आपको याद कर रहा है और अपने बेटे को कह रहा है कि पूनम को ये सीडी देना मेरे जाने के बाद। वाह। तो वो फीलिंग कैसी होती है? आप उनके प्राउड। बैठक में जा रहे हो एंड उनका बेटा आपको आके बोल रहा है पूनम पापा ने ये तुम्हारे लिए देके गए। आई हैव गॉट दिस फ्रॉम माय दैट डिवोशंस। नाइस। एंड यू हैव अर्नड इट। यस। लोगों ने पैसा कमाया था, आपने शायद आई गेस इज्जत बोलूं, दुआएं। रिस्पेक्ट, दुआ, आपने वो कमाई जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ जी, दैट इज उसकी प्राइसलेस फॉर मी। प्राइसलेस है, उसका कुछ है ही नहीं। ये मेरे लिए ये प्राइसलेस है और मुझे लगता है आज मैं जिस भी मुकाम में हूँ ना, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। लोगों की जो दुआ है मेरे साथ, लोग मेरे लिए जो अंदर दिल से फीलिंग्स रखते हैं और मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं ना, वो मुझे हरदम आगे बढ़ने में हेल्प करता है और हर प्रॉब्लम्स, हर हर्डल से बाहर निकलने में मदद करता है। पूनम, I guess and best of luck for थैंक यू। these new adventure. So let's bring this podcast to an end. अभी तो people should take a mentorship from you so that they could know कि यार time management क्या होता है, how to gather yourself when you're broke and how to gather yourself when you want to grow. आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास वो शब्द हैं जिससे लोगों को शायद वो एक गॉड गिफ्ट इसको बोलूंगा मैं, कि आपके पास वो गॉड गिफ्ट है कि जो लोगों को आप खड़ा कर सकते हो दोबारा से और उनको वो पावर दे सकते हो विच दे आर। पावर सबके अंदर है, हाँ, बस बस पहचानने की जरूरत है। पहचानने की जरूरत। आई गेस वो आप एज अ मैसेंजर आप वो काम करते। सो थैंक यू डॉक्टर पूनम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड मे बी जैसे कमेंट्स आते हैं आई विल फॉरवर्ड इट टू यू श्योर। and I will share her Instagram in the captions. You guys can connect with her, and I will definitely again say कि just take a one session. I guess you will be the ignite और आप ये खुद माचिस बन जाओगे यार सब में आग लगाने के लिए, उतना ही बहुत होगा। So thank you डॉक्टर पूनम एंड राधे राधे। राधे राधे।